वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे पोषण अभियान से जुड़ी एक पहल जो कि है हमारा सही पोषण देश रोशन। तो हमारे सीबी इवेंट की जो थीम है वो भी रहती है कि सुपोषण क्या है, यानी कि हम आज बात करने वाले हैं सुपोषण यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि वो दिन योजना के अकॉर्डिंग है। सीबी इवेंट में भी हम लोग जब पोषण ट्रैकर में सीबी इवेंट की महीने की किसी एक थीम को चूज़ करते हैं तो उसमें एक थीम हमारी 5 थीमों में से एक थीम सुपोषण की भी है। तो आज हम बात करेंगे सुपोषण के बारे में कि सुपोषण क्या है और जो बच्चों में जो है खान पान किस तरह का होना चाहिए जिससे कुपोषण को दूर किया जा सके, पोषण क्या है, सुपोषण क्या है, इन सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुपोषण के बारे में जान लेते हैं। तो जी सुपोषण के बारे में बात करते हैं। सुपोषण है जी बच्चों के स्वास्थ्य और विकास और सुपोषित होने का आधार। सुपोषण बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और सुपोषित होने का आधार है। सुपोषित बच्चे अच्छे से बढ़ते, सीखते और समुदाय के साथ बेहतर ढंग से भागीदारी और योगदान देते हैं। सुपोषित बच्चों में बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी ज़्यादा होती है। तो सीबी इवेंट की थीम जो कि है पोषण ट्रैकर में 5 थीमों में से एक वो है सुपोषण। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। सुपोषण के लिए सर्वप्रथम ज़रूरी है हमें ये जानना कि पोषण क्या है और यह क्यों आवश्यक होता है। तो पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ आहार लेने से होता है। इसके पश्चात हमारे शरीर द्वारा इसके पाचन, अवशोषण तथा उपयोग करने की प्रक्रिया शुरू होती है। पोषक तत्व रासायनिक तथा जैविक पदार्थ हैं जो हमारे शारीरिक कार्यों के लिए शक्ति देते हैं। कोशिका की मुरम्मत तथा विकास के लिए आवश्यक है। पोषण जो है हमारे शरीर की जो जैविक मतलब जो हमारे शरीर के जो कार्य होते हैं, शारीरिक कार्यों, तो उसके लिए शक्ति प्रदान करती है। और कोशिका जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनकी मुरम्मत और विकास भी इसी से संभव है। तो चलिए बताते हैं पोषण तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पास 2 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बृहद पोषक तत्व यानी कि जो है, और ये है जी हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आहार में ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। और इसके उदाहरण है जी, सबसे पहला उदाहरण है हमारे पास प्रोटीन। तो मानव शरीर के विकास और वृद्धि में सहायक पोषक तत्व है। इसके माध्यम से शरीर की कोशिकाओं का निर्माण और मुरम्मत आदि का कार्य होता है। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं दूध, मछली, दाल, सोयाबीन आदि। और दूसरी जो हमारी आवश्यक है पोषक तत्व वो है जी हमारी वसा यानी कि फैट। तो जो ऊर्जा का स्रोत होते हैं यह अंग और शरीर के सुरक्षा कवच बनाने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए वसा के रूप में है जी हमारे पास तेल और घी। तीसरा है जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। हमारे खाने में लगभग 2/3 मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तो उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं हम आलू और चावल को। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आलू और चावल में। और सूक्ष्म पोषक तत्व है जी हमारे पास जो कि है जी हमारे पास आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन ए आदि पोषक तत्वों के उदाहरण हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत थोड़ी मात्रा में होती है किंतु यह हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब बात करते हैं हम कुपोषण के बारे में कि कुपोषण क्या है। तो बच्चों में कुपोषण असंतुलित, अपर्याप्त आहार, खराब अवशोषण और पोषक तत्वों के अत्यधिक कमी से उत्पन्न होता है।
व्यक्तिगत रूप से कुपोषण का अनुभव तब होगा जब उचित मात्रा में गुणवत्ता वाले आहार का लंबे समय के लिए सेवन ना किया जा रहा हो। और कुपोषण के मुख्य कारण है जी हमारे पास, पहला तो हमारे पास हो गया जी गरीबी, और दूसरा हो गया जी खाद्य असुरक्षा के कारण अपर्याप्त आहार की उपलब्धता। दूसरा भी हमारे पास अपर्याप्त आहार लेना है, और बार बार संक्रमण और बीमारियों का होना कुपोषण के मुख्य कारण यही है। और अप्रत्यक्ष कारण जो कि मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी जिम्मेवार है कुपोषण के लिए, तो वो है गरीबी के कारण पर्याप्त आहार की कम उपलब्धता, और गर्भावस्था से 2 साल की आयु के बच्चे तक अपर्याप्त देखभाल, यानी कि जब बच्चा गर्भ से 2 साल तक है उस समय उसको विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, नहीं तो कुपोषण होने की संभावना बढ़ जाती है। और हमारे पास तीसरा कारण है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा प्रदूषित वातावरण। चौथा है हमारे पास समाज में खाने को लेकर मिथकों के कारण, और इसके अलावा अन्य कारण है शिक्षा की कमी। तो दूसरा कारण है आपातकाल स्थितियां, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया। आप सभी लोगों को पता होगा कि आजकल बाढ़ के कारण हमारे हिमाचल और पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। इससे पहले वैसे पूरा देश ही बाढ़ से ग्रसित है, क्योंकि मौसम इतना ख़राब रह रहा है कि बहुत आपातकालीन जैसी स्थिति बनी हुई है देश में। माँ का स्तनपान व पूरक आहार के बारे में अपर्याप्त ज्ञान, यानी कि जब एक महिला गर्भवती महिला जो है धात्री महिला में प्रवेश करती है, तो महिला को स्तनपान और पूरक जो आहार है बच्चे को 6 माह के बाद जो दिया जाता है उसके बारे में अच्छी तरह से अगर ज्ञान की कमी हो तो मतलब फिर ये भी एक कारण है कुपोषण के लिए। और दूसरा है जी लड़का और लड़की में भेदभाव, और ये जो कारण है ये हिमाचल में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं देश में ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी लड़का और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। एक कुपोषित बच्चा जिसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है वह बार बार अधिक समय तक बीमार पड़ता है, जिससे कुपोषण की गंभीरता बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है, और यह दुष्चक्र चलता रहता है। इसे ही हम कुपोषण तथा संक्रमण के दुष्चक्र कहते हैं। ठीक है जी। कुपोषण के प्रकार, तो कुपोषण की पहचान करने के लिए 3 मानकों का इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्र के अनुपात में वज़न, उम्र के अनुपात में लंबाई, लंबाई के अनुपात में वज़न, यानी कि जब हम वज़न लेते हैं बच्चों का तो इस तरह से 3 प्रकार से लिया जाता है। तो इन मानकों का उपयोग करके कुपोषण को मोटे तौर पर 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो पहला जो हमारे पास है वो है कम वज़न। तो कम वज़न जब उसकी उम्र के अनुपात में कम होता है तो जो बच्चा है कम वज़न का होता है। कम वज़न के बच्चों का पता लगाने के लिए बच्चों को उम्र के समक्ष वृद्धि चार्ट पर चिन्हित करते हैं। ठीक है जी। अगर आपने मेरा ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट नहीं देखे हैं बच्चों की आयु के अनुसार, तो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी जो कि मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। कम वज़न के 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो जो कम वज़न के बच्चे हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है गंभीर रूप से कम वज़न वाले बच्चे जो है वो लाल श्रेणी में आते हैं, रेड जोन में, और जो मध्यम रूप से कम वज़न वाले बच्चे हैं वो आते हैं पीली श्रेणी में, यानी कि येलो जोन में। तो कुपोषण के लिए जो एक अन्य कारण भी है वो है जी दुबलापन यानी कि वेस्टिंग। एक दुबला और सूखा बच्चा वह है जिसका वज़न उसकी आयु
के अनुसार कम होता है। ऐसे बच्चों को दुबलापन का शिकार कहते हैं। दुबलापन वर्तमान के कुपोषण, वजन में वृद्धि की कमी या वास्तविक वजन के घटने से होता है। एक दुबला बच्चा कमज़ोर तथा पतला दिखता है तथा उसके शरीर से धीरे धीरे चर्बी यानी कि जो वसा है तथा मांसपेशियां नष्ट हो जाती हैं। इसके कारण होते हैं अपर्याप्त आहार लेना यानी कि ठीक से खाना ना खाना, अनुचित खान पान यानी कि जो अनुचित है यानी कि जो नहीं खाना चाहिए जिससे शरीर को नुकसान है उस तरह का खाना पीना, बीमारी का बार बार संक्रमण यानी कि बच्चों में जो है ये चीज़ आम तौर पर देखी गई है, बच्चे बार बार संक्रमित होते हैं या इन सभी के प्रभावों से दुबले बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में या तो मृत्यु का खतरा 9 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा कारण है, जो तीसरे टाइप के बच्चे हैं हमारे पास, वो है ठिंगनापन। ठीक है, स्टंटिंग बच्चे। तो एक ठिंगनापन या बौना बच्चा वह है जिसकी लंबाई उसकी उम्र के अनुसार मानक लंबाई की तुलना में कम होती है। स्टंटिंग धीमी वृद्धि का सूचक है जिसका कारण है लंबे अरसे से पर्याप्त पोषण ना मिलना या बार बार संक्रमण से ग्रसित होना। यह लंबे समय से वृद्धि विफलता का सूचक है। स्टंटिंग के परिणाम स्वरूप मानसिक विकास देरी से होता है एवं बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है और उसकी दिमागी क्षमता कम हो जाती है। ठिंगनापन का मुख्य कारण गर्भावस्था में कुपोषण और शिशु अवस्था में स्तनपान व पूरक आहार में कमी होती है। तो ये 3 कारण हैं जो कि बच्चों में ठिंगनापन के लिए माने जाते हैं। तो अब बात करते हैं जी कम वज़न बच्चों की पहचान एवं देखभाल। तो जी किस बच्चे को हम कम वज़न का बच्चा कहते हैं और उसकी पहचान और देखभाल के तरीके, वृद्धि निगरानी और चार्ट भरने के चरण। कम वज़न या अंडरवेट बच्चा, उम्र के अनुपात में वज़न के कम होने को कम वज़न कहते हैं। कम वज़न होने के कारण बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और कम वज़न के बच्चों का आकलन, अल्प वज़न बच्चों का आकलन वृद्धि निगरानी के माध्यम से किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र पर 0 से 5 वर्ष बच्चों का वज़न मापा जाता है और फिर वृद्धि चार्ट पर बच्चों के वज़न को उम्र के समक्ष अंकित किया जाता है। बच्चों का वज़न लेने की बारंबारता इस प्रकार से होती है। तो जो हमारे पास नवजात शिशु का वज़न पहले माह में 4 बार यानी कि पहला दिन, फिर 1 हफ्ते बाद यानी कि 7 दिन बाद, फिर 14 दिन यानी कि दूसरे हफ्ते बाद, और उसके बाद है जी तीसरा हफ्ता यानी कि 21 दिन के बाद। ठीक है। और जो 0 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनका माह में 1 बार वज़न लेना होता है और 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे का 3 माह में 1 बार और अल्प वज़न बच्चे का 15 दिन में 1 बार किया जाता है। वृद्धि चार्ट के मुताबिक बच्चों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जो कि इस प्रकार से है। तो श्रेणी से हमारा तात्पर्य है जो हमारे पास रेड जोन है, आपको पता होगा सभी को, रेड जोन में जो है गंभीर रूप से अल्प वज़न वाले बच्चे आते हैं। येलो जोन में मध्यम रूप से अल्प वज़न के बच्चे आते हैं और जो हरे वाला ग्रीन जोन होता है उसमें जो है सामान्य बच्चे आते हैं। तो वृद्धि निगरानी जो है, वृद्धि निगरानी बच्चों में कद एवं वज़न में नियमित बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि निगरानी, ठीक है। वृद्धि की निगरानी वृद्धि को नियमित रूप से मापना है जिससे माताएं यह जानने में समर्थ होती है कि पर्याप्त वृद्धि हो रही है या नहीं। बच्चों के विकास का सीधा संबंध अच्छे पोषण से होता है। बच्चे के जन्म से 5 साल तक वृद्धि की निगरानी करनी चाहिए जिससे बच्चे के विकास एवं पोषण की स्थिति का आंकलन होता है। तो आइए जानते हैं हम जो बढ़ते बच्चे के वृद्धि बढ़ोतरी के मानक है। तो बच्चे की उम्र और ये है जी वज़न में बढ़ोतरी।
जन्म से 2 महीने तक जो है बच्चा बढ़ता है 800 ग्राम प्रति माह, कि महीने में 800 ग्राम बढ़ता है, जो कि एक स्वस्थ बच्चा होगा। 3 से 4 माह तक जो है बच्चा बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 600 ग्राम प्रति माह, यानी कि 600 ग्राम हर महीने बढ़ता है 3 से 4 महीने का बच्चा। और 5 से 6 महीने का बच्चा बढ़ता है 400 ग्राम प्रति माह, ठीक है जी। और उसके बाद 7 महीने से 3 साल तक जो बच्चा बढ़ेगा वो बढ़ता है 200 ग्राम प्रति माह। तो ये है जी हमारे पास जन्म से 3 साल तक के बच्चों का वज़न जो प्रति माह में कितना बढ़ता है एक स्वस्थ बच्चे का, तो आपको इसके बारे में बताया गया। और साथ में हमने आपको बताया है जी कि बच्चों के खान पान और सुपोषण के बारे में, जो कि एक CB इवेंट की हमारी थीम है और जिसमें हम लोगों को जानकारी देते हैं। वैसे तो सभी को पता है सुपोषण के बारे में, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक वीडियो बननी ही चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों का वज़न कर रहे हैं, बच्चों की लंबाई ले रहे हैं, ठीक है, जब हम बच्चों का वज़न कर ही रहे हैं तो हमें इस चीज़ के बारे में जानना भी ज़रूरी है। जो लोग पहले से ही जानते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी एक रिफ़्रेशर जो है वो मिलनी ही चाहिए हम लोगों को। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।